नमस्कार, मैं हूं गायत्री, लेकर आई हूं आपके लिए यूके न्यूज एक्सप्रेस। इस तेज रफ्तार बुलेटिन में आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए बिना देर किए फौरन निकलते हैं खबरों के सफर पर। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद अनुकृति के बीजेपी में आने की खबरें बहुत दिनों से थी, लेकिन अनुकृति ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाने के बाद बीजेपी की सदस्यता ली। हालांकि कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद से अनुकृति बीजेपी के लिए वोट मांग रही थी। वोटिंग से ठीक पहले एक वीडियो जारी कर उन्होंने गढ़वाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए पक्ष में वोट की अपील की थी। अनुकृति को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अनुकृति के अलावा उधम सिंह नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार और उनके पति सुरेश गंगवार भी बीजेपी में आ गए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, ये सभी चीज़ें मुझे प्रभावित करती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड के केंद्र बिंदुओं को वो देखते हुए, समझते हुए उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम करेंगे और हम सभी लोग उनके इस महायज्ञ में अपना योगदान। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनुकृति गुसाई ने सीबीआई और ईडी की जांच को लेकर भी जवाब दिया। कहा कि जब भी एजेंसी उनसे पूछताछ करना चाहेगी वो इसके लिए तैयार है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पाक्टो टाइगर सफारी पे दिए हैं और उसी के आई थिंक जब सीबीआई की जांच चल रही है उसी को टेकअप करके ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। और उसमें कोई, देखिए, पहली बात, पाक्टो टाइगर सफारी से मेरा या मेरे परिवार का कोई टेक्निकली कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक कानूनी कार्रवाई है, एक जो प्रोसीजर है वो पूरा होगा और जब भी वो बुलाएंगे हम जाएंगे। पिछली बार भी हमको जाना था, उन्होंने कहा वो बिजी हैं तो नहीं गए, लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं है और ना मुझे इस बात का कोई डर है या जिस तरीके से बातचीत हो रही है। देखिए, वो जब भी बुलाएंगे पूछताछ के लिए हम जाएंगे। याद दिला दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े पाखरो रेंज टाइगर सफारी निर्माण घोटाले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत, उनके कुछ परिजनों और कई अफसरों पर ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है। इस घोटाले में ईडी ने छापेमारी करते हुए हरक सिंह रावत के साथ उनकी बहू अनुकृति गुसाई को भी पूछताछ के लिए समन दिया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी और बाद में ईडी ने भी जांच शुरू कर दी थी। अनुकृति गुसाई के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी ने अनुकृति गुसाई को सब कुछ दिया जब वो राजनीति में नौसिखिया थी, उन्हें चुनाव लड़ाया और राजनीति में आगे बढ़ाया, लेकिन अनुकृति ने ये सिला दिया। जनता इसका जवाब देगी। देश की जनता भली भांति जानती है कि वो राजनीति में नौसिखिया थी, बहुत जो है नई आई थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, जो है बेटियों को आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प था, उसी के तहत उनको विधानसभा का टिकट दिया था। वो जीत दर्ज नहीं कर पाई तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब वो क्यों गई हैं इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो उनको सम्मान दिया, जो उनको राजनीति में एक नई पहचान दी, उसका सिला वो अगर ये दे रही हैं तो जनता भी ऐसे नेताओं को भली भांति समझ रही है कि जिन केसेस के लिए लंबी पूछताछ ईडी सीबीआई के द्वारा अनुकृति गुसाई की हो रही थी, उन केसेस क्या क्या होगा। वो केसेस को वो कांग्रेस को ही सौंप कर चली गई हैं या उसका बोझ लेकर भारतीय जनता पार्टी में गई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या उन सभी केसेस का बोझ उठाने का फैसला कर लिया है या कहीं इसी डील के अंतर्गत सदस्यता दी गई हो कि मामला रफा दफा कर दिया जाएगा और वो सदस्यता ग्रहण कर ले, तो कहीं अंदर खाने कोई सेटिंग गेटिंग का सवाल तो नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी पर भी तंज कसा। कहा जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी वो आज कांग्रेस युक्त होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार पर सीएम धामी ने सख्ती दिखाई है। धामी ने मतदान का बहिष्कार करने वाले गांवों की रिपोर्ट तलब की है। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु को भी सभी गांवों की नाराजगी की वजह तलाशने और उसका प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस बार चुनाव में राज्य के 35 से ज्यादा गांवों के लोगों ने मतदान का पूर्ण बहिष्कार किया। ज्यादातर गांवों के लोग सड़क न बनने से नाराज हैं। ज्ञापन, धरने और प्रदर्शनों के बावजूद कार्यवाही न होने पर लोगों ने इस बार वोटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया। माना जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत गिरने की एक बड़ी वजह लोगों का वोटिंग बहिष्कार भी रहा।
प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को वोट डाले गए। वोटिंग पूरी होने के बाद सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। यहां स्ट्रांग रूम की 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। डीएम सोनिका खुद ईवीएम वाले इस स्ट्रांग रूम पर नजर रखे हुए है और लगातार निरीक्षण कर रही है। डीएम सोनिका के मुताबिक स्ट्रांग रूम में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही गेट बनाया गया है। 24 घंटे कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती की गई है। 4 जून को नतीजों के लिए जब वोटों की गिनती होगी तभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें यहां से निकाली जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे हमने 3 लेयर सिक्योरिटी जो होती है लगाई है। पहले सीएपीएफ, उसके बाद पीएससी, उसके बाद पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स, और उसके ही क्रम में फिर ब्रीफिंग भी हुई है यहाँ पे। और सारी व्यवस्थाएं अब इंटैक्ट हैं और हम लोगों ने पूरी तरह से जितना भी जो गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। सभी स्ट्रांग रूम्स को सीसीटीवी की निगरानी में रखना है और क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस तरह से वो कैमरा प्लेस होना चाहिए और किस तरह से वो दिखना चाहिए। और उसी के क्रम में हमने यहाँ पे एक पूरा सेटअप तैयार किया है और पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिप्रेजेंटेटिव्स जो कैंडिडेट्स के हैं उनको भी रिक्वेस्ट की कि वो आके यहाँ पे देखें। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में टूट रहा है रिकॉर्ड। 15 अप्रैल को पोर्टल खुलने के बाद से पिछले 7 दिनों में 4 धाम के लिए 12.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पिछले साल शुरुआती 7 दिन में करीब 4 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 4 धाम के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। सिर्फ रविवार के दिन ही 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। सरकार को उम्मीद है कि इस बार भी 4 धाम यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालु नया रिकॉर्ड बनाएंगे। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 10 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलने वाले हैं। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। पिछले 7 दिन में केदारनाथ धाम के लिए 4,22,129 रजिस्ट्रेशन तीर्थयात्रियों ने कराए हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 3,56,716, गंगोत्री धाम के लिए 2,31,983, यमुनोत्री धाम के लिए 2,19,619 और हेमकुंड साहिब के लिए 17,684 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए वीआईपी श्रद्धालुओं से 300 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। लेकिन इस बार बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी। 4 धाम यात्रा की तैयारियों और पुनर्निर्माण कामों का जायजा लेने के लिए सोमवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी केदारनाथ धाम पहुंची। उन्होंने अधिकारियों के साथ तैयारियों और अब तक के कामकाज की समीक्षा की। राधा रतूड़ी ने आस्था पथ, गेस्ट हाउस, मंदाकिनी और सरस्वती घाट, म्यूजियम, केदारनाथ मंदिर परिसर, शिव उद्यान और हॉस्पिटल समेत सभी तरह के निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया और अफसरों को तय डेडलाइन से पहले सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। खराब मौसम और तमाम चुनौतियों के बीच कामकाज जारी रखने को लेकर उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और निर्माण एजेंसियों की तारीफ भी की। कर्मचारियों और श्रमिकों का विशेष ध्यान रखने और उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया। जितने भी विभाग लगे हुए हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, वो सही समय पे सड़कों का पूरा काम कर ले, लेबर को डिप्लॉय कर दे। हेल्थ डिपार्टमेंट को यहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स को ऑपरेशनलाइज करना है, उनके लिए जो मशीन्स वगैरह ख़रीदनी है वो टाइम से प्रोक्योरमेंट हो जाए। डॉक्टर्स की पोस्टिंग यहाँ पे करनी है, बाकी अधिकारियों को तैनात करना है। पुलिस विभाग का यहाँ पे जो पुलिस कंट्रोल रूम बनेगा, कमांड सेंटर, उसकी भी तैयारी करनी है। तो जो भी विभाग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका स्टेट लेवल से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज यहाँ मौके पे देख के भी निर्देश हम लोग दे रहे हैं। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की दिक्कत ना उठानी पड़े और जरूरत पर फौरन सुविधाएं मिल सके, इसके लिए भी धामी सरकार ने प्लान बना लिया है। दिल, सांस या गंभीर बीमारियों से पीड़ित तीर्थयात्रियों को 4 धाम यात्रा रूट पर ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। रूट पर डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मैदानी इलाकों से रोटेशन पर डॉक्टर भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने 4 धाम यात्रा से संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक की, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज समेत एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी कहा गया है। एक तो हम 77 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी।
लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रोपे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और इस बार हम यात्री अगर कोई भी बीमार होता है तो हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट पर वहाँ पे पहुँच जाएगी, इसलिए रिस्पांस टाइम इस बार 15 मिनट का रखा है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए यात्रा मार्गों पर पहुंचे थे। केदारनाथ धाम की यात्रा उन्होंने पैदल तय की थी। स्वास्थ्य सचिव का दावा है कि उस यात्रा से स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। चारधाम यात्रा की विधिवत उद्घाटन के लिए 9 मई को संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने बस ट्रांजिट कॉम्पाउंड में कार्यक्रम रखा है। बस यात्रा को सीएम धामी हरी झंडी दिखाएंगे। समिति के मुताबिक चारधाम यात्रा में बसों के संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2200 बसों का बेड़ा चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने के लिए तैयार है। चारधाम यात्रा हर साल की तरह ऋषिकेश से संचालित की जाएगी। पिछले साल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बसों को हरिद्वार से एकत्रित कर चारधाम यात्रा पर भेजा गया था। समिति ने आगाह किया है कि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का केंद्र बताने वालों से यात्री सावधान रहें। किराए में हमारी 5% वृद्धि होगी वित्त साल के हिसाब से, क्योंकि वो शासन का आदेश है कि हर 6 महीने बाद 5% किराया, क्योंकि हमारा टैक्स भी बढ़ चुका है। पहले टैक्स साल 2 साल में बढ़ता था, अब हर 6 महीने में साल भर में बढ़ रहा है। 26 तारीख को हमारी पूर्ण तैयारी है चारधाम यात्रा की, क्योंकि हमारे जो डाउन सीजन होते हैं 6 महीने, उससे हमारी गाड़ियाँ तैयार हो रही होती है, जो नई निर्मित हो रही है वो तैयार है और हमारे पास 2200 गाड़ियों का बेड़ा है। 26 तारीख को हमारी लॉटरी की दिन आके, जिस दिन हमारी गाड़ियों की लॉटरी पड़ेगी, जो अपना क्रम तय करेगी कौन से क्रम पे जाएगी। और 9 तारीख को हमारा चारधाम यात्रा का उद्घाटन है। 10 तारीख को चारधाम के पट खुलता है, तो 9 तारीख को हमारा चारधाम में जो गाड़ियाँ जाएंगी। चमोली जिले में स्थित तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब से अच्छी खबर है। यात्रा मार्ग पर जमी बर्फ को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सेरा की 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग कोर और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेवादारों की 35 सदस्यीय टीम रविवार को मौके पर पहुंच गई। रामडुंगी में आए हिमखंड को काटकर पगडंडी तैयार की और इसी के साथ इस मार्ग पर गोविंद घाट से घांगरिया तक घोड़ा खच्चर की आवाजाही शुरू हो गई। बहुत जल्द रास्ते से बर्फ पूरी तरह से हटा दी जाएगी। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाले हैं। पहला जत्था 22 मई को ऋषिकेश गुरुद्वारा से रवाना होगा। सीएम धामी ने रविवार को दिल्ली में आयोजित हिंदू नव वर्ष महोत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ, जहां राजनेता और संत महामंडलेश्वर एक साथ दिखे। स्टेडियम के भीतर 25,000 लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। धामी के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत दिल्ली बीजेपी के 7 लोकसभा सीट के प्रत्याशी भी कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम धामी ने अपने संबोधन में ऐसे महोत्सव को सनातन संस्कृति को संरक्षित करने की मुहिम बताया। तो पीयूष गोयल ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसे पहला हिंदू नववर्ष का ग्रैंड सेलिब्रेशन कहा। यूपीएससी परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल करने वाले उत्तराखंड के अंशुल भट्ट ने सीएम धामी से मुलाकात की। दिल्ली के उत्तराखंड सदन में अंशुल सीएम धामी से मिलने पहुंचे। इसकी तस्वीरें खुद सीएम धामी ने अपने एक्स हैंडल से शेयर की हैं। धामी ने अंशुल को उनकी कामयाबी और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अंशुल भट्ट देहरादून के रहने वाले हैं। उनकी कामयाबी पर पूरा प्रदेश गर्व कर रहा है। 90 के दौर में सुपरहिट फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में धूम मचाने वाले एक्टर राहुल रॉय हरिद्वार के रुड़की पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। राहुल रॉय ने भी फैंस को निराश नहीं किया। फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाई, मंच से अपनी फिल्म आशिकी के सुपरहिट सॉन्ग के बोल भी गुनगुनाए। राहुल रॉय ने अपने जोरदार स्वागत के लिए रुड़की के लोगों का आभार जताया। राहुल एक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए रुड़की आए थे। उनके साथ एक्ट्रेस भाग्यश्री को भी आना था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाई। आप बहुत अच्छे मेहमान हैं एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। अच्छी जो वो काम करते हैं और मैंने भी काम किया बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपनी डीप फेक वीडियो के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। रणवीर के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने शिकायत दर्ज करने की पुष्टि की है। रणवीर के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि उन्होंने उस हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो रणवीर सिंह के एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो को बढ़ावा दे रहा था। रणवीर का डीप फेक वीडियो उनके वाराणसी विजिट के वीडियो से छेड़छाड़ कर बनाया गया था।
रणवीर ने शहर से जुड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, जबकि डीप फेक वीडियो में रणवीर को बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए दिखाया गया था। आईपीएल क्रिकेट से जुड़ी एक अहम खबर है। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के खिलाफ रविवार के मैच में विराट कोहली के आउट होने को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कुछ एक्सपर्ट इसे सही और कुछ गलत करार दे रहे हैं। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान ने इसे सही तो नवजोत सिंह सिद्धू ने गलत करार दिया। रविवार को खेले गए मैच में बेंगलुरु की पारी के तीसरे ओवर की पहली बॉल हर्षित राणा ने कराई, जो फुल टॉस रही। कोहली ने बॉल को सामने खेलना चाहा और कॉट एंड बोल्ड हो गए। फील्ड अंपायर्स के आउट देने पर कोहली ने नो बॉल के लिए रिव्यू मांगा, लेकिन थर्ड अंपायर ने फील्ड अंपायर के फैसले को नहीं बदला और कोहली को आउट दे दिया। कोहली का कहना था कि बॉल की ऊंचाई ज्यादा थी। इससे नाराज विराट कोहली फील्ड अंपायर से बहस करते नजर आए। इसके लिए विराट पर मैच फीस का 50% जुर्माना भी लगाया गया है। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।